हेलो एवरीवन, आपका नेक्स्ट चैप्टर लिख लीजिए। देखिए, सेमेस्टर 1 में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन क्या होता है। इसकी कब शुरुआत हुआ था? लेट 1960s के अराउंड और अर्ली 1970s में ये आया था। इसके क्या इम्पोर्टेंस थी उस समय, और ये कैसे पुराने लोक प्रशासन से, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे अलग है, ये हम देखेंगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ एनपीए, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आगे इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा आप धीरे धीरे समझ जाओगे। देखिए, वर द पीरियड्स ऑफ टर्बुलेंस 1960s 1970s, ठीक है। ये बड़ा उथल पुथल का समय था, इंस्टेबिलिटी थी, कन्फ्यूज़न थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन के नाम पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस, ठीक है। Like other social sciences such as public administration was shaken by this revolutionary period। कहने का मतलब है इस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। इस आइडेंटिटी और टर्बुलेंस और इंस्टेबिलिटी के समय में जन्म हुआ नवीन लोक प्रशासन का। वो क्या है वो हम देखेंगे। सिर्फ आप इस स्लाइड से ये समझिए कि 1960-1970 के आसपास बहुत उथल पुथल और बहुत अस्थाई जो है माहौल था, वातावरण बना हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय के लिए। कहाँ पर? बेसिकली यूएसए में। एज नाउ हमने जितना भी ये सब्जेक्ट पढ़ा है, जो थिंकर्स हैं वो सारे फॉरेन थिंकर्स हैं। ये हमने कंसेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है मोस्टली डेवलपमेंट हुई है वो अमेरिका में हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, ठीक है। सो ये डेट आपके लिए है। सो अर्लियर डोगमाज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये सिर्फ दो बातों पे, इकोनॉमी और एफिशिएंसी, कार्यकुशलता और मितव्ययता पे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये दो सिद्धांत थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये दो चीज़ें हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे थिंकर्स ने डेवलपमेंट की, थिंकर्स ने नई थ्योरीज़ बनाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मूलभूत जो है फीलिंग्स थी, मूलभूत जो है सिद्धांत थे, वो बदले गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पहले देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाता था, प्रशासन को माना जाता था, सिर्फ दो चीज़ों से देखा जाता था बिफोर 1960s। वो है इकोनॉमी और एफिशिएंसी, की ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, संगठन को, संस्था को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो है इकोनॉमी और एफिशिएंसी, कार्यकुशलता और मितव्ययता। मतलब हर काम कम से कम खर्चे में करना है और हर काम इफ़ेक्टिवली करना है। कार्यकुशलता मतलब कम वेस्टेज के साथ करना है, जल्दी करना है, कम एफर्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट देना है। सिर्फ ये ही दो सिद्धांत थे कि ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो थिंकर्स थे उन्होंने अपडेट किया अपनी नॉलेज को, उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया। उस समय देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ इकोनॉमी और एफिशिएंसी को आधारभूत बना के काम नहीं किया जा सकता, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैन इज़ द सेंटर स्टेज ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हु कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द मैकेनिकल टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। भाई, एक इंसान है जो सेंटर स्टेज है, प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, उसके ऊपर मशीन की तरह कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक मशीन से एक्सपेक्टेशन की जा सकती है इकोनॉमी और एफिशिएंसी की, वो हमेशा कार्यकुशलता से और हमेशा मितव्ययता से काम करे। लेकिन एक जो इंसान है उसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। विद इमोशंस आप उससे एक मशीन की तरह काम करवाने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों ने चैलेंज किया, तभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अराउंड 1950-60s अपनी पहचान खो दी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो आधारभूत पर ही बनाया गया था, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस न्यू ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, दो बुक का पब्लिकेशन हुआ जिनकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट का जन्म हुआ। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। एक तो टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में हुई फ्रैंक मेरिनी के द्वारा, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब है बहुत उथल पुथल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उथल पुथल के समय में ड्वाइट वॉल्डो, ठीक है। ये बहुत रिस्पेक्टेड रेनोड पर्सनैलिटी हैं, थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने कंसेप्ट बनाया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अराउंड 1970s, ठीक है।
ये दो आप लिख लीजिए, 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। किसके द्वारा? फ्रैंक मेरिनी और ड्वाइट वाल्डो के द्वारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का जो है कंसेप्ट इस आपके सामने आया है। दीज आर द इन्वेंटर्स ऑफ दिस कंसेप्ट। इनकी इस बुक के द्वारा ये कंसेप्ट आया अराउंड 1970s। ठीक है, ये देखिए 5 ऐसी चीज़ें हुई थी जिन्होंने, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, कुछ सेमिनार्स हुए थे, कुछ मीटिंग्स हुई थी, जैसे कि हनी रिपोर्ट 67 में, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 67 में, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। ये आ सकती है क्वेश्चन में कि हनी रिपोर्ट कब हुई, या 2 मार्कर में आ सकते हैं छोटे में, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 1968 में हुई। फिर मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव पे बुक आई फ्रैंक मेरिनी की 1971 में, और 1977 में ड्वाइट वाल्डो की बुक आई टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये 2 मार्क में आ सकते हैं। सो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? साइक्रूज यूनिवर्सिटी में हुई थी, 68 में हुई थी, ये भी 2 मार्क में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रेन चाइल्ड कौन थे? ड्वाइट वाल्डो थे। बोट टुगेदर, उन्होंने देखिए यंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और उन्होंने डिस्कस किया, जिन्होंने बहुत ही एक नया एनवायरनमेंट और नए पर्सपेक्टिव्स लेके आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि क्या थे कि भाई एफिशिएंसी और इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, ह्यूमन एलिमेंट के अंदर, ह्यूमन माइंड के अंदर बहुत सी और चीज़ छुपी हुई है, हमें उन एरियाज़ पे वर्क करना पड़ेगा अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आगे और डेवलप करना है। तो वो कैसे होएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। देखिए ये स्टेजेस थी। 1987 में वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी करी। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हैं। 1887 के अंदर उन्होंने एक बुक पेपर पब्लिश किया था उसके अंदर। फिर 1927 में साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आए। गुल्लिक और उर्विक ने पोस्ट कॉर्प जैसी चीज़ें ईजाद की। हेनरी फेयोल ने जो अपनी थ्योरीज दी, POCCC दिया। उसके बाद जो है इनको चैलेंज हो गया, मैंने पहले आपको पढ़ाया था। फिर आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। फिर 1950s 1970s में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। उसके बाद 1990s में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, और उसके बाद जो है गुड गवर्नेंस आई। सो ये सारी स्टेजेस हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इनके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ये मैं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, सो ये मैंने एक रिवीजन के लिए स्लाइड रखी है आपकी। वुड्रो विल्सन से फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनको कहा जाता है, 1887 से स्टार्ट हुआ था। फिर 27 में साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आए। फ्रेडरिक टेलर आए, गुलिक उर्विक फेयोल आए। फिर उनके बनाए हुए सिद्धांतों को 1938-50 में जो है चैलेंज कर दिया गया। यहाँ पे साइमन आए आपके। ठीक है, फिर 1950-70s में आपके वुड्रो विल्सन ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मेरिनी आए। उन्होंने नया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। सो दिस इज़ द इवोल्यूशन, मतलब ये विकास हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये दिखाया गया है इसमें। सो देखिए नवीन लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं। देखिए इसकी 4-5 चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि इसमें से जो आपको समझ में आ रहा है, देखिए बदलते पर्यावरण के अनुरूप उसने कहा कि चेंज इज द मस्ट फॉर एवरी इवोल्यूशन। हमें बदलते हुए एनवायरनमेंट के तहत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी बदल जाना चाहिए। तो पहली चीज़ जो वो लेके आए नवीन लोक प्रशासन की पहली खासियत थी वो थी चेंज। ठीक है, चेंज थी। सेकंड थी सोशल इक्विटी, सामाजिक समानता, कि सभी वर्ग के लोगों को हम साथ लेके चलेंगे, सभी लोगों के ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, पिछड़े वर्ग हैं, SC ST OBC हैं, जेंडर इक्वलिटी के संबंधित लगा के चलिए, या इंटरनेशनली बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, इन सभी को। फिर प्रशासनिक संरचना में सुधारों की बात, मतलब कुछ अमेंड किया जा सकता है। मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी इसको थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं। देखिए 1960s में आया। ये 4 चीज़ें थी जो कि नवीन लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं हैं। वो है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। ये 4 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। रेलेवेंस, प्रासंगिकता का मतलब है रेलेवेंस, की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेलेवेंट होना चाहिए, हर चीज़ के रेलेवेंट होना चाहिए। सेकंड मूल्य मतलब वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ की भी आपके यहाँ जो है स्थान होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक इकोनॉमी और एफिशिएंसी के नाम पे मशीन की तरह आप काम नहीं करवा सकते।
there must be some space of human feelings, human emotions in an organization. वैल्यूज़ पे काम किया जाना चाहिए, सही और गलत। देखिए वैल्यूज़ आपने पढ़ी होंगी क्या होती हैं, जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है, डिसऑनेस्टी भी एक वैल्यू है, और सिंसेरिटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, दीज आर द वैल्यूज़। सामाजिक समता, सोशल इक्विटी की सभी वर्गों को साथ लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चले। और परिवर्तन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी चेंज ओरिएंटेड, वो चेंज हो सके, वो ऐसा लकीर की फ़कीर ना हो, वो ठोस ना हो, रिजिड ना हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल, सो मस्ट बी चेंज ओरिएंटेड, मस्ट बी एनवायरमेंटल ओरिएंटेड, मस्ट बी डायनेमिक, मतलब वो बहुत ही लचीलापन हो उसके अंदर डायनेमिज्म हो, डायनेमिक हो, वो चेंज ओरिएंटेड हो। सो बहुत सारी खास बात थी देखिए नवीन लोक प्रशासन की। उसके अंदर रेलेवेंस थी सबसे बड़ी, फिर वैल्यूज़ थी, फिर जो है सोशल इक्विटी थी, फिर जो है चेंज था, और भी थे, हम उसमें थे क्या देखेंगे। देखिए नवीन लोक प्रशासन मानवीय व्यवहार दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों को समर्थन देता है। ठीक है, मानवीय व्यवहार की आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप कैसा सोचते हो, और आपके पब्लिक रिलेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। ठीक है, पहले देखिए 1950 से पहले इंसानों को मशीनों की तरह काम किया करवाया जाता था, जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, लेकिन नवीन लोक प्रशासन ने कहा कि ह्यूमन रिलेशंस को भी तवज्जो दी जाए। ठीक है, ह्यूमन फीलिंग्स को, जैसे रेस्ट डेज हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल वेज हैं, कुछ अनौपचारिक तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। इन तरीकों पे जोर दिया गया। यह राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन को नहीं स्वीकारता था, जो 1887 में फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन बोल के गए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिक्स अलग है। इसने कहा हम ये नहीं मानते पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसका विभाजन हम नहीं मानते, राजनीति तथा मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का विभाजन हम नहीं स्वीकारते। वुड्रो विल्सन की बात को उन्होंने नकार दिया। यह ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण का मतलब है कस्टमर ओरिएंटेड। प्रशासन को इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि लोगों को वो कस्टमर की तरह ट्रीट करे। देखिए आज आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, शायद आपकी ना सुनी जाए, लेकिन वहीं आप किसी प्राइवेट शॉप में जाते हैं आपकी, जहाँ आपको पैसे दे के काम को आपको कस्टमर को बहुत प्यार से बिठा के आपके काम करवाए जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचर बताते हुए को कहा कि प्रशासन को सिटीजन्स ना मानते हुए अपने 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 लोगों को ग्राहक की तरह काम करवाना चाहिए, उनकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए, उनकी अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट है वो तुरंत पूरी होनी चाहिए। यह मूल्य से परिपूर्ण शासन जन सहभागिता व उत्तरदायित्व पर बल देता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, पिछला एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो जन सहभागिता मतलब पीपल पार्टिसिपेशन को नहीं मानता था। ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो था ग्राहक केंद्रित नहीं था, और वो जो था वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग समझता था। वो मानवीय व्यवहार, मानवीय दृष्टिकोण मतलब ह्यूमन पॉइंट और ह्यूमन फीलिंग्स को जो है स्थान नहीं देता था। उससे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कंट्रोल करना जानता था, ह्यूमन पावर, ह्यूमन टैलेंट को और ह्यूमन फीलिंग्स को, भाई उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करवाना है फैक्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों से काम करवाना है कम से कम खर्चे में, सिर्फ इस चीज़ों पर बल देता था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन जो है उन्होंने ह्यूमन फीलिंग्स, मानवीय व्यवहार दृष्टिकोण, मानवीय संबंध मतलब ह्यूमन रिलेशंस पर भी जोर दिया। ठीक है, ग्राहक केंद्रित और जन सहभागिता, देखिए इनमें अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ के आई, कुछ एक जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। सो ये चीज़ देखिए, ये परिवर्तन सामाजिक समता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। प्रासंगिकता, सामाजिक समता मतलब सोशल इक्विटी, समाज के वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए, इसने इस चीज़ पे जोर दिया। यहाँ मूल्य का मतलब मानवीय सिद्धांतों को आत्मसात करना है। मानवीय सिद्धांत कुछ भी हो सकते हैं आपके, जैसे हमने बात करी वेरियस वैल्यूज़ क्या हैं कि एक इंसान है वो एनिमल की तरह काम नहीं कर सकता, वो ही नीड्स लव, ही नीड्स केयर, ही नीड्स अटेंशन, रिस्पेक्ट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे प्रमोशन होनी चाहिए जिससे उसे रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, और जैसे रैंक्स होने चाहिए,
और टाइमली स्टाफ के लिए मोटिवेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, कमेटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सबको अच्छा अच्छा लगता रहे। आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हो तो आपको जो है एक मशीन की तरह काम नहीं करवाया जाए। आपके रेस्ट डेज़ भी होते हैं, आपकी हॉलीडेज़ भी होती हैं, ठीक है, आपको प्रमोशन भी दिया जाता है, और आप अच्छा काम करते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स या जो भी है, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में डाली गई कि वैल्यूज़ को माना गया। अदरवाइज़ 1940 से पहले देखिए इतने बुरे हालात थे, सिर्फ काम 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 पर ध्यान दिया जाता था, आउटपुट और प्रोडक्शन, आउटपुट और प्रोडक्शन, बस ये दो चीज़ें थी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम आउटपुट। चाहे ह्यूमन जो है वो कितना ही पिसता रहे, वर्कर कितना ही पिसता रहे, एम्प्लॉई कितना ही अपने आप को पीसता रहे, और लेकिन जो उनका मेन फोकस था वो था प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए फैक्ट्रीज़ के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर, काम से मतलब था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन इसके बिल्कुल अगेंस्ट था। उन्होंने ये 4-5 चीज़ें ऐड की, अकाउंटेबिलिटी ऐड की, मतलब जवाबदेहिता ऐड की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की, सामाजिक समता ऐड की। ओके, ये देख लेते हैं नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर नवीन लोक प्रशासन को हमें लाना है तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण मैंने समझाया था, केंद्रीयकरण होता है एक जगह पे सारी शक्तियों का केंद्रित होना। सो ये अगर एक जगह पे सारी शक्तियाँ केंद्रित होंगी तो तानाशाही हो जाएगी। आपको अगर नवीन लोक प्रशासन लाना है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब प्रत्येक लेवल पे, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के आपको पावर बांटनी पड़ेगी ताकि लोग खुश रहें। डेलीगेशन, प्रत्यायोजन करना पड़ेगा अथॉरिटी का, मतलब ऊपर से नीचे अथॉरिटी को बांटना पड़ेगा। लोकतांत्रिकरण करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी आपको सबको पता ही है। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना पड़ेगा। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब है ब्यूरोक्रेसी, आपको मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा सा वर्ड है, अभी इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। इसका मोटा मोटा मतलब होता है, देखिए, नौकरशाही। चलो ये मैक्स वेबर की थ्योरी है, एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा, मैं इसको बताऊंगा, अभी ऐसे ही नोट कर लीजिए इसको। ये कुछ एक पॉइंट हैं बुक से लिए हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नवीन लोक प्रशासन की मान्यता, पूर्णतः मानवीय दृष्टिकोण को समर्थन। देखिए ये है एक मेन पॉइंट है, मानवीय दृष्टिकोण को समर्थन, ठीक है। और अगला है जैसे प्रगतिशील विभाजन बनाता है ताकि शीघ्र परिवर्तन वातावरण के अनुरूप आपको ढाल सकें। देखिए परिवर्तित वातावरण, फोर्थ पॉइंट, परिवर्तित वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें, मतलब चेंजेबल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये भी नवीन लोक प्रशासन की एक खासियत है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है सके इसकी मान्यता के द्वारा लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता बन सकता है। सामाजिक परिवर्तन एक वर्ड निकल के आया है, सोशल चेंज, सोशल इक्विटी, पार्टिसिपेशन, लोकल पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक वर्ड है, ठीक है। सो देखिए जो आपके इम्पोर्टेंट वर्ड निकल के आए हैं, ग्राहक केंद्रित प्रशासन, फिफ्थ पॉइंट समझ लीजिए। प्रशासन समर्थक, नवीन लोक प्रशासन के समर्थक परंपरागत मूल्य, दक्षता, मितव्ययता तथा उत्पादन के स्थान पर सामाजिक कार्यकुशलता तथा प्रभावशालीता पर बल देते हैं। मैंने बताया पहले, देखिए परंपरागत मतलब पुराने वाले जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ मितव्ययता, दक्षता और उत्पादन पर जोर दिया जाता था, वहीं अब जो जोर दिया जाता है वो सामाजिक, मतलब समाज के प्रति थोड़ी सी सेंसिटिविटी आई है इसमें, ठीक है। सेवंथ पॉइंट में विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन का समर्थन, जो हमने कहा विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, प्रत्यायोजन का मतलब है डेलीगेशन, मतलब बड़े अथॉरिटी से छोटे लेवल पे काम को सौंप दिया जाना, अपने तक सारी अथॉरिटी सीमित न रखना। ये अगेंस्ट है किसके, नवीन लोक प्रशासन के। सो देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोशल चेंज है, सोशल इक्विटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, और चेंज है, वैल्यूज़ हैं, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अगेंस्ट द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, द रिजिड इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। हालांकि ये दोनों चीज़ें इसको सपोर्ट भी करती हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल में अब वो आप चार्ट देखिए, ध्यान से पढ़िए 1857 से, और कैसे कैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं, और बुक्स का नाम याद करिए, थिंकर्स का नाम याद करिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी।